दोस्तों नमस्कार। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट अधिनियम भले ही राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास हो गया हो, लेकिन इसे बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिलने जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट में जो जानकार हैं, वकील हैं, कानूनविद हैं, वो ये कह रहे हैं कि संविधान के जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण संबंधी जो प्रावधान है, जो अधिकार हैं, उनके चलते ये कानून एक पल भी टिकने वाला नहीं है। तो क्या वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो कानून बन गया है वो खारिज होगा, निरस्त होगा? इसी की करेंगे पड़ताल, और कैसे भारतीय जनता पार्टी ने पूरा झूठ फैलाया और नीतीश से लेकर के नायडू की पूरी राजनीति को फंसा करके रख दिया, और इधर कांग्रेस पार्टी सहित इंडिया अलायंस के जो साथी थे वो कैसे मुस्तैदी से खड़े हो गए। और पहली बार ये लग रहा है कि अब इंडिया अलायंस को मुसलमान के नाम पर डराया नहीं जा सकता। आज जुमे की नमाज थी। 8 राज्यों के मुसलमानों ने सड़क पर आकर के ऐलान किया, आंदोलन किया, खुल करके विरोध किया इस कानून का। और संसद के भीतर 2 दिन से जो चल रहा था, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लोकसभा में खुल करके मुठभेड़ की गई 2 बजे रात तक, लेकिन राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। लोकसभा के स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष को बोलने तक नहीं दिया, और अनर्गल आरोप लगाए जाते रहे विपक्ष पर, और सफाइयां पेश की जाती रहीं कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट अधिनियम से तो मुसलमानों का बड़ा फायदा होने जा रहा है। उम्मीद नाम दे दिया गया। अमित शाह ने तो यहां तक कहा कि किसी भी गैर मुस्लिम को इसमें सदस्य नहीं बनाया जाएगा, लेकिन आशंकाओं के बादल अभी तक कायम हैं। और जब ओवैसी सहित तमाम प्रतिपक्ष के लोगों ने यह कहा कि इस कानून को स्वीकार नहीं किया जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी ने तो बिल को फाड़ते हुए और गांधी जी का नाम लेकर के ये कहा कि जैसे गांधी जी ने सीधे सिविल नाफरमानी की थी, जिस बिल के वो खिलाफ होते थे उसको सीधे खारिज करते थे, आज मैं भी वही करने जा रहा हूं। मैं भी इस बिल को नहीं स्वीकार करता। इमरान प्रतापगढ़ी से लेकर के गौरव गोगोई तक ने मोर्चा संभाला लोकसभा के भीतर, राज्यसभा के भीतर, और शानदार भाषण दिए, शानदार दलीलें दी कि ये कानून जो बनने जा रहा है, ये जो बिल है, वो मुसलमानों पर कितना बड़ा हमला है। और सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक ठहराने की जो कोशिश हो रही है, वो दरअसल संविधान की अवहेलना है, संविधान पर हमला है। और इस संविधान पर हमले को किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अंक गणित का खेल, संख्या बल का खेल, इसके आधार पर तो बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने जहां फंसाया नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को, जयंत चौधरी को, चिराग पासवान को, ये सारे नेता उस चंगुल में थे कि जिन्होंने उस बिल का समर्थन किया। और कल तो राज्यसभा में भी पास हो गया। अब इसके बाद राष्ट्रपति की मोहर लगनी है, कानून बनेगा। लेकिन मैंने कहा ना, ये कानून कितना टिक पाएगा, क्योंकि लगातार याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। कांग्रेस के सांसद जावेद साहब ने, ओवैसी साहब ने, और दूसरे तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में वो दलीलें पेश की जाएंगी जो कभी संविधान सभा में पेश की गई थी। मुझे याद आ रहा है डॉक्टर अंबेडकर का 5 नवंबर 1948 का भाषण। वैसे तो उनके बहुत सारे भाषण संविधान सभा में बेहद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन 3 भाषणों की बहुत चर्चा होती है। उसमें से एक ये भाषण जो संविधान, उन्होंने मसौदे पर भाषण दिया था, और उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि अल्पसंख्यकों को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वो माइनॉरिटी है। ये जिम्मेदारी बहुसंख्यकों की है। और अगर अल्पसंख्यकों ने कभी यह महसूस नहीं किया तो धीरे धीरे वो देश के भीतर विलीन हो जाएंगे, यानी उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्मिता वो एसर्ट नहीं करेंगे। और संविधान हम ऐसा बनाने जा रहे हैं जिसमें उन्हें पूरे तरीके से ये गारंटी होगी। उनके अपने सिविल राइट्स, उनके अपने एजुकेशनल सेंटर से लेकर के कल्चरल बॉडीज तक को
जो धर्म की स्वतंत्रता है उसने पूरे मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यकों को, चाहे वो ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बौद्धिस्ट हो, उन सबको आश्वस्त किया था कि इस देश के संविधान में कहीं भी एक भी क्लॉज, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो उन्हें कमजोर साबित करता हो या उन्हें कहीं हाशिए पर धकेलता हो, बल्कि संविधान संरक्षण देता है, सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है, दलित आदिवासियों को प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही वो अल्पसंख्यकों को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू, गांधी, यहां तक कि भगत सिंह भी उस समय इस हिंदुत्ववाद की राजनीति को देख रहे थे, समझ रहे थे। हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद, आरएसएस और आगे चल करके जनसंघ, इनकी जो राजनीति थी, चाहे वो हिंदू कोडबिल का मसला हो या और दूसरे मामले, लगातार सावरकर ने जो किया था, विभाजन का असली कारण सावरकर की थ्योरी कि ये देश हिंदुत्व पर आधारित होगा और इसमें अल्पसंख्यक दोयम दर्जे के नागरिक होंगे, यहां से जिन्ना पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं। थ्योरी दोनों की थी विभाजन की, लेकिन जिन्ना विभाजन की तरफ तब बढ़ते हैं जब ये सावरकर कहते हैं कि नहीं, मुसलमान भी इस देश में रहेंगे लेकिन दोयम दर्जे का नागरिक बन के रहेंगे। और वो मुस्लिम जो उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद के आह्वान पर या अपने जमीर के आह्वान पर, अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू से, अपने पुरखों की कब्रों को देख करके जो पाकिस्तान नहीं गए, इस देश को ही उन्होंने अपना देश माना, वो मुस्लिम क्या आज वही महसूस कर रहे होंगे? आज क्या वजह है कि उनको सड़क पर निकल करके आना पड़ रहा है? एक बार पहले सीए एनआरसी के मुद्दे पर उस समय भी आंदोलन करना पड़ा था, और आज फिर ये सरकार, ये हिंदुत्ववादी सरकार ये बता रही है कि मुसलमान तो दोयम दर्जे के नागरिक हैं और इसलिए उनको सड़क पर आना पड़ रहा है। लेकिन इस देश का संविधान उन्हें जितना प्रोटेक्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट उस संविधान को संरक्षित करता है, उसको व्याख्यायित करता है, उसके आधार पर कानूनों की समीक्षा वो कर सकता है। ये जो कानून है, उस कानून की भी जब समीक्षा होगी, ये क्या टिकेगा? संभावना तो बेहद कम है। हालांकि आजकल कोर्ट को लेकर के भी ढेर सारे परसेप्शन है। खुद सुप्रीम कोर्ट के 4-4, 5-5 जज आकर के जब ये कहते हैं कि सरकार का दबाव है, तो अब ऐसे में आप कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन सच्चाई ये है कि संविधान और संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत ये कानून कहीं टिकने वाला नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड जो कानून, अमेंडमेंट कानून बना है, वो टिकने वाला नहीं है, क्योंकि जो पार्लियामेंट के भीतर, चाहे वो पंजाब की सिख नेता हो सिमरन कौर, उन्होंने भाषण दिया हो, या दूसरे लोगों ने और तमाम सिख सांसदों ने, कि आज आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड के मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, कल को सिखों के मामले में भी करेंगे, ईसाई चर्चों के मामले में भी करेंगे। क्या अगर कोई ये फैसला करने लगे कि राम मंदिर के ट्रस्ट में भी आप अल्पसंख्यकों को शामिल करें, तो कैसा लगेगा? जाहिर तौर पर संविधान संरक्षित करता है, संविधान तमाम धर्मों को समान नजरिए से देखता है, अपने नागरिकों को समान नजरिए से देखता है, इसलिए सरकार भी ये नहीं कर सकती। लेकिन संख्या बल उनके पास है, और नीतीश बाबू से लेकर के चंद्रबाबू नायडू तक ये जो 12 और 16 का जादुई आंकड़ा है, 28 का, उसने मोदी सरकार को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट किया हुआ है। अगर ये दोनों ही अगर मुसलमानों के किए गए वादे के अनुसार खड़े होते, तो क्या ये नौबत आती? बिहार में जिस तरीके से लगातार इस्तीफे हो रहे हैं तमाम पसमानदा मुसलमान नेताओं के, जेडीयू के नेताओं के, वो इस बात को उसका सबूत है कि बिहार में नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी अब खत्म हो चुकी है, और मोदी ने जहां उन्हें पहुंचा दिया है कि अब तो सच्चाई ये है कि चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस, अगर नीतीश कुमार चाहेंगे भी कि वो साथ उनके आ जाएं, ये लेने से कतराएंगे, क्योंकि पूरा मुस्लिम समाज आज ये महसूस कर रहा है कि नीतीश कुमार ने उनके पीठ पर खंजर घोंपा है।
ये जो संविधान के साथ खिलवाड़ है, एक पूरे समाज के साथ खिलवाड़ है, और जो हमला है मुस्लिम समाज के ऊपर, अल्पसंख्यक पर, संविधान पर, ये हमला आने वाले वक्त में एक नई इबारत लिखेगा, क्योंकि इंडिया अलायंस उतनी ही मजबूती के साथ इस मुद्दे पर खड़ा हुआ। एक नए उगते हुए सूरज, एक नई रोशनी यहां से निकलती हुई दिखाई देती है कि आज इंडिया अलायंस के वो तमाम नेता, तमाम राजनीतिक दल इस बात पर संकोच नहीं कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, शंका नहीं हो रही उनको कि कोई मुसलमान के नाम पर उनकी राजनीति को ही प्रश्नांकित करेगा। मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, अल्पसंख्यकों का नहीं है, भारत के संविधान का है। और भारत का संविधान ये कहता है कि चाहे जो अल्पसंख्यक हो, उसके जो सिविल राइट्स हैं, उसका जो धार्मिक मान्यताएं हैं, वो संरक्षित होंगी। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद है कि ये जो कानून है वो निरस्त होगा। शुक्रिया, धन्यवाद।